हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 10th एनआईएस बोर्ड का जो है सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का जो है चैप्टर नंबर 21, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें आज हम करेंगे पॉलिटिकल पार्टी एंड प्रेशर ग्रुप यानी राजनीतिक दल तथा दबाव समूह। ये टॉपिक देखा जाए तो कई मायनों में हर एक क्लास के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई के बच्चे हों, चाहे एनआईएस के बच्चे हों, चाहे यूपी बिहार बोर्ड के बच्चे हों, सभी बच्चों के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इवन कि जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, और इसमें जो है हर एक बात पे जो है हम प्रकाश डालेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये सब तब होगा जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए, इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो। ठीक है, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। आगे जो हमारे समक्ष आया है राजनीतिक दल एवं दबाव हित समूह, काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजनीतिक दल एवं दबाव समूह जो है देखा जाए तो पॉलिटिक्स में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान इनका रहता है। कहते हैं दबाव समूह ना हो, हित समूह ना हो, तो जनरल सी बात है, राजनीतिक दल जो है अपनी मनमानी करने लग जाएंगे और इससे जो है काफ़ी हद तक जो है अराजकता फैल सकती है। इवन देखा जाए दबाव समूह होते हुए भी बहुत सारी अराजकता फैलती है, तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है। आपने शायद कभी अपने इलाके, शहर अथवा राज्य में प्रदर्शन, धरना और इसी तरह के अन्य कई गतिविधियां देखी होगी। ये प्रदर्शन छात्रों, किसानों, श्रमिकों आदि के द्वारा किए जाते हैं। आखिर इनको जो है प्रदर्शन करने की क्या आवश्यकता पड़ती, क्या सरकार इनकी बातें नहीं सुनती है? क्यों आखिर ये प्रदर्शन होते हैं? और सरकार शायद इस बात को नहीं समझती है कि प्रदर्शन, धरना, कहते हैं इसके आड़ में कई जो है गलत लोग जो है इसमें संगठित में सम्मिलित हो जाते हैं और देश को तोड़ने की हर संभव कोशिश करते हैं। लेकिन मैं यही समझ नहीं सक रहा हूँ अभी तक कि सरकार ऐसा मौका देती ही क्यों है। कुछ बातों को जो सही है उसको सही मान्यता देना चाहिए। मैं तो ये की बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये प्रदर्शन, धारणा के कारण कई जो है गलत तत्व जो है साथ आ जाते हैं और देश में अराजकता फैलाने की कोशिश सदैव करते रहते हैं, और ये सदैव होता रहा है, एक दिन की बात नहीं, हमेशा ये होता ही रहा है। देखा जाए तो इसमें कुछ गतिविधियां कुछ संगठित समूह जैसे छात्र यूनियन, किसान यूनियन, व्यापारी संगठन, शिक्षक संगठन आदि के द्वारा संचालित की जाती है। तो ये सारे महत्वपूर्ण होते हैं जो इस तरह के धारणा करते हैं। सामान्य तौर पर ये समूह अपने स्वार्थ के अनुसार सरकार पर नीति बनाने तथा कानून के गिरावट के लिए दबाव बनाते हैं, फिर भी वे स्वयं चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। इसलिए आप भी इस बात से सहमत होंगे कि ये समूह राजनीतिक दल नहीं है। ये दल जो होती है राजनीतिक दल नहीं होती है, लेकिन सरकार के ऊपर दबाव डालने की हर संभव कोशिश करती रहती है, क्योंकि सरकार कुछ नीति, कुछ रूल रेगुलेशन के कारण ये लोग काफ़ी हताश हो जाते हैं और इसके कारण उनको प्रदर्शन, धरना देने पड़ते हैं। लेकिन देखा जाए तो इन प्रदर्शन और धरना के कारण कई जो होते हैं गलत तत्व सम्मिलित हो जाते हैं और देश को जो है तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या है, किसी भी देश में, विशेषकर लोकतांत्रिक देश में बहुत बड़ी संख्या में ऐसे संगठित समूह होते हैं
जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो है राजनीति और सरकार को प्रभावित सदैव करते रहते हैं। इन संगठित समूहों के सदस्य किसी विशेष स्वार्थ हित की वजह से संगठित होते हैं। जर्नल सी बात है, कोई भी संगठन बनाई जाती है तो कोई ना कोई स्वार्थ हित से बनाई जाती है, लेकिन जब वो सत्ता में आ जाते हैं तो सारे हित जो है जन कल्याण की बात छोड़ के जो है वो स्वयं की हित जो है देखने लग जाती हैं। उदाहरण के लिए किसी भी कारखाने के श्रमिक ट्रेड यूनियन के रूप में संगठित होते हैं ताकि वो अपने हितों की पूर्ति कर सकें, लेकिन कभी कभी जो है गलत नाजायज़ बातें भी पूरी करवाने की कोशिश करते हैं। इसी प्रकार से ऐसे और भी कई संगठित समूह हैं, इन्हें दबाव समूह अथवा हित समूह कहा जाता है। और ये दबाव समूह या हित समूह क्या हैं और ये एक दूसरे से किस प्रकार अलग है, इनकी हमारे देश की राजनीतिक प्रणाली में क्या भूमिका है, आइए इन पर विस्तार पूर्वक चर्चा करें और जानें हर एक पहलू को। और इसके लिए आपको त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ बने रहने की आवश्यकता रहेगी। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला टॉपिक क्या दर्शाता है। सबसे प्रथम हमारे समक्ष आता है दबाव समूह और स्वार्थ हित समूह। देखिए, आप नीचे के चित्र में देख सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय जो है ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी INTUC द्वारा जो है एक रैली निकाली जा रही है। इसको हम इंटक भी कहते हैं, यानी INTUC एक ऐसा संगठन है जिसकी हम दबाव समूह और हित समूह दोनों की तरह व्याख्या कर सकते हैं। सामान्यतः दबाव समूह एवं हित समूह एक दूसरे के पर्यायवाची समझे जाते हैं, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। हित समूह संगठित लोगों के समूह होते हैं जो अपने विशेष हितों के पूरा करने के लिए कार्य करते हैं और उनकी कुछ विशेषता हैं। चलिए, विशेषता देखने से पहले हम चित्र देखते हैं जो कि भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की तरफ एक रैली निकाली गई है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की रैली निकली है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ पर लिखा भी हुआ है INTUC, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रैली थी। अब कुछ विशेषता जो यहाँ पर आया है ये है सुसंगठित होते हैं, इनका कुछ साझे स्वार्थ होते हैं, यह स्वार्थ जो सदस्यों को एकत्र करता है और विशेष एवं निश्चित होते हैं। इन संगठित समूह के सदस्य अपने स्वार्थ को पाने, रक्षा करने अथवा बढ़ावा देने के लिए चेष्टा करते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण इनकी विशेषता होती है। दूसरी ओर दबाव समूह एक स्वार्थ हित समूह है जो सरकार या निर्णायक समितियों पर अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए दबाव सदैव डालते रहते हैं और इनका स्वार्थ कभी पूरा होता भी नहीं है। हित समूह दबाव समूह में अंतर स्पष्ट करना महत्वपूर्ण होता है। हित समूह सरकार अथवा निर्माणकर्ता पर दबाव बनाए बिना भी अस्तित्व में रह सकते हैं। ऐसे समूह जो वांछनीय उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अधिकारों को दबाव डाले बिना ही प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, उन्हें दबाव समूह नहीं कहा जा सकता। एक हित समूह जो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सरकार पर दबाव बनाता है और उसे ही दबाव समूह कहा जाता है। सभी दबाव समूह हित समूह होते हैं जबकि सभी हित समूह दबाव समूह नहीं हो सकते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि सभी दबाव समूह हित समूह हो सकते हैं जबकि सभी हित समूह दबाव समूह नहीं हो सकते। नीचे कुछ दिए गए हैं समूहों के, इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि स्वार्थ समूह क्या होता है और दबाव समूह क्या होता है। तो चलिए देखते हैं इसके डिफरेंस क्या है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि स्वार्थ समूह और दबाव समूह में क्या अंतर आया है। अगर स्वार्थ समूह की बात करें तो औपचारिक रूप से संगठित होते हैं, दबाव समूह सुचारू रूप से संगठित होते हैं। देखा जाए स्वार्थ समूह जो होते हैं स्वार्थ हितों की ओर अभिमुख होते हैं, लेकिन दबाव समूह की ओर अधिक ध्यान होता है, दबाव की ओर अधिक इनका ध्यान होता है। सरकार की नीति को प्रभावित कर भी सकते हैं और नहीं भी, ये स्वार्थ समूह का लक्ष्य होता है, लेकिन दबाव समूह सरकार की नीतियों को प्रभावित करते ही रहते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, स्वार्थ समूह नरम दृष्टिकोण के रखते हैं, लेकिन दबाव समूह नरम नहीं होते हैं, बहुत ही कठोर होते हैं। कहते हैं कम या अधिक जो सुरक्षात्मक होते हैं, यानी स्वार्थ समूह जो होते हैं कम या अधिक सुरक्षात्मक होती है, लेकिन दबाव समूह की बात करें तो सुरक्षात्मक और प्रोत्साहनात्मक होती है, काफ़ी सुरक्षा करती है और प्रोत्साहन भी इसका मुख्य भूमिका होती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है दबाव समूह भूमिका एवं तकनीक। देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। राजनीति की लोकतांत्रिक कार्य प्रणाली में दबाव समूह की अहम भूमिका होती है और जनता से जुड़े प्रमुख मुद्दे पर जनता की राय को चर्चा, बहस और प्रचार के जरिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इस प्रक्रिया में ये लोगों को जो है शिक्षित भी करते हैं और अपने दृष्टिकोण को व्यापक भी बनाते हैं
और उनकी लोकतांत्रिक भागीदारी को भी बेहतर बनाने की कोशिश करती हैं तथा विभिन्न मुद्दों को उठाते हैं और स्पष्ट रूप से उनको जो है व्यक्त भी करती हैं। ये समूह जन नीतियों में जो है बदलाव लाने का प्रयास सदैव करते रहती हैं। तो यहाँ पर दबाव समूह की भूमिका जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है लोकतांत्रिक देश में। अपने उद्देश्य एवं लक्ष्य पाने के लिए ये दबाव समूह विभिन्न प्रकार के तरीके और तकनीक अपनाते हैं। इसमें अपील भी हो सकता है, प्रदर्शन भी हो सकता है, याचिका भी हो सकता है, घेराव भी हो सकता है, जुलूस भी हो सकता है एवं लंबी बनाना शामिल हो सकता है। और ये मीडिया में लिखते भी हैं, पर्चे वितरित करते भी हैं और प्रेस विस्तृत निकालते भी हैं और चर्चा एवं बहस आयोजित भी करते हैं, पोस्टर भी लगवाते हैं और नारे लगाते हैं। ये सत्याग्रह भी कर सकते हैं जिसका अर्थ है अहिंसात्मक विरोध प्रदर्शन। देखिए कहा गया है ना अहिंसात्मक विरोध प्रदर्शन, लेकिन कभी भी जब प्रदर्शन होती है तो वो हिंसा का रूप धारण कर लेती है, क्योंकि राजनीतिक नेता अपने जो है सिक्का इसमें जो रोटियां सेकने की कोशिश करती हैं। कभी कभी दबाव समूह हड़ताल भी करते हैं ताकि वो विधान पालिका, कार्यपालिका एवं अधिकारियों पर दबाव बना सकें। अक्सर ये बहिष्कार भी करते हैं। और क्या आपने वकीलों के जो है कोर्ट का बहिष्कार या शिक्षकों को कक्षाओं का बहिष्कार करते नहीं देखा है? दबाव समूह इस प्रकार की गतिविधियों के द्वारा सरकारी नीतियों को प्रभावित करने का सदैव प्रयास करते ही रहते हैं। उसके पश्चात हमारे समक्ष है राजनीतिक दल एवं दबाव समूह। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। आपने पहले पढ़ चुके होंगे कि राजनीतिक दल एवं दबाव समूह सामान्य नहीं है, जिसके बारे में हम चर्चा भी की है, लेकिन दोनों ही लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यानी दोनों का महत्वपूर्ण भूमिका होता है लोकतंत्र में, इसलिए उनका संबंध काफ़ी गहरा एवं स्पष्ट होता है। उदाहरण के लिए ट्रेड यूनियन अपने अपने राजनीतिक दलों की मदद करने के लिए उन्हें चुनाव के दौरान कार्यकर्ता देते हैं, और दूसरी ओर राजनीतिक दल श्रमिकों के हित में कानून बनाने का सदैव प्रयास करते हैं। क्या आप जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय छात्र यूनियन यानी NSUI, ये कभी आपने नाम देखा होगा, बड़े बड़े कॉलेजों के आगे ये नाम अक्सर दिखते हैं। तो ये भारतीय राष्ट्रीय छात्र यूनियन होते हैं जिसका समर्थन कांग्रेस के भावी नेतृत्व प्रदान करता है। यानी भावी जो आने वाले नेता हैं जो है NSUI से ही चुने जाते हैं मैक्सिमम। जबकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP यही कार्य भारतीय जनता पार्टी के लिए करते हैं। यानी देखा जाए तो कांग्रेस ने भी कॉलेज लेवल पे अपना जो है नेतृत्व करने के लिए चुन रखा, और जो है BJP ने भी अपना चुन रखा, भारतीय जनता पार्टी ने भी। कुछ दबाव समूह कुछ विशेष राजनीतिक दलों से जुड़े होते हैं, लेकिन कई ऐसे दबाव समूह होते हैं जिनका किसी भी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं होता है। और ये समझना आवश्यक है कि दबाव समूह राजनीतिक दलों से अलग होते हैं, और इन दोनों के बीच के अंतर को जो नीचे स्पष्ट भी किया गया है, बताया भी गया है। देखिए यहाँ बात काफ़ी महत्वपूर्ण आता है कि कुछ दबाव समूह एक दूसरे से संबंधित नहीं होते हैं, लेकिन बाद में आगे चल के ये दबाव समूह जो है राजनीतिक पार्टी का एक नया रूप बन जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात रहता है कि कई राजनीतिक दल का जो उदय हुआ है इन्हीं दबाव समूहों से हुआ है। जब वो आंदोलन कर रहे थे, लोगों को जो है काफ़ी हितों की रक्षा करने की बात कर रहे थे, बाद में ये राजनीतिक दल में सम्मिलित हो के अपनी पार्टी बना के अपने स्वार्थ का जो है सिर्फ परवान चढ़ाए हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आ जाता है कि जब इस तरह के आंदोलन होते हैं, दबाव समूह जब सरकार पे डालती है, तो ऐसे बहुत से पार्टियों का उदय भी साथ में हो जाता है, और पहली बार में वो चुने भी जाते हैं। कारण क्या होता है कि जनता को ये लगता है कि ये इनके हितों के लिए रक्षक हैं, हित के रक्षक हैं, लेकिन बाद में देखा जाए तो इनका जो है रूप ही चेंज हो जाता है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पैदा हो जाती है। देखिए इसी के अंतर्गत जो दबाव समूह के कुछ कार्य आए हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे समक्ष। दबाव समूह मूलत यानी राजनीतिक स्वभाव के नहीं होते हैं। जो दबाव समूह होते हैं राजनीतिक स्वभाव के नहीं होते हैं, लेकिन बाद में राजनीतिक स्वभाव के बन जाते हैं। उदाहरण के लिए जब भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करता है, फिर भी यह मुख्य रूप से एक संस्कृति संगठन है। देखिए ये संस्कृति संगठन है, फिर भी भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करता है। राजनीतिक दल जो बुनियादी रूप से राजनीतिक ही होती हैं। उसके पश्चात देखा जाए तो दबाव समूह प्रत्यक्ष रूप से सत्ता प्राप्त नहीं करना चाहते हैं। दबाव समूह सत्ता प्राप्त करना नहीं चाहते हैं, लेकिन उनका जो है मन ख्वाहिश यही होता है कि कैसे भी उनको सत्ता जो है अपने हाथों में आ जाए।
कहते हैं अगर देखा जाए तो वो बोलने में, समझने में यही बात आता है कि दबाव समूह प्रत्यक्ष रूप से सत्ता कभी प्राप्त नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वो सत्ता के लिए ही ऐसे कार्रवाई करते हैं। ये केवल उन्हें प्रभावित करते हैं जो सत्ता में हैं, ताकि निर्णय को अपने पक्ष में करवाया जा सके, और राजनीतिक दल सरकार बनाने के लिए सत्ता में आना चाहते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि प्रत्यक्ष रूप से सत्ता नहीं चाहते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उनका जो विश्वास होता है, जनता की विश्वासों को जीत लेना, क्योंकि एक बार अगर जनता उनके हितों को समझ ले, उनके बारे में जान ले, फिर तो उन पे जो है राज करना उनके लिए बहुत ही सरल एवं सुलभ हो जाता है। कहते हैं अगर 5 साल भी और सत्ता में आ जाते हैं, सत्ता में रह जाते हैं, तो बहुत कुछ वो बना लेते हैं, अपनी जो है बहुत ही स्वार्थ पूरा कर लेते हैं। दबाव समूह चुनाव नहीं लड़ते हैं, ये केवल अपनी पसंद के राजनीतिक दल का समर्थन करते हैं। राजनीतिक दल उम्मीदवारों का नामांकित करते हैं, चुनाव लड़ते हैं और चुनाव प्रचार में भाग लेते हैं। अब देखिए ये बात यहाँ पर थोड़ा हद तक गलत है कि दबाव समूह चुनाव नहीं लड़ते हैं। देखा जाए जो दबाव समूह है सच में जो है चुनाव नहीं लड़ती है, लेकिन बाद में ये दबाव समूह राजनीतिक पार्टी का रूप धारण कर लेती है और बाद में जो है चुनाव भी लड़ती है, जीतती भी है और जनता को बेवकूफ़ बनाती भी है। तो ये बहुत ही काफ़ी गलत सिस्टम होता है कि दबाव समूह पहले होते हैं और बाद में राजनीतिक नेता के रूप में अपने आप को प्रदर्शन करते हैं। तो इस कहते हैं तो इसका मतलब तो यही हुआ कि हर एक व्यक्ति जो है आंदोलन इसलिए करती है कि वो सत्ता पाना चाहती है। सबका उद्देश्य यही होता है। आपने देखा भी होगा कि हमारे देश में जितने भी पार्टी बनाई गई है, सारे के सारे जनता के नाम से ही बनाई गई है, गरीबी के नाम से ही बनाई गई है। क्या आज तक गरीबी ख़त्म हुआ? क्या आज तक बेरोजगारी ख़त्म हुआ? नहीं हुआ। तो ये पार्टी इतने सारे बनाने का उद्देश्य क्या रह गया? सोचिए एवं विचार कीजिए। दबाव समूह को अपनी कोई राजनीतिक विचारधारा हो या आवश्यक नहीं है, परंतु राजनीतिक दल हमेशा अपने आदर्श और विचारधारा से बंधे होते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ कांग्रेस पार्टी अपनी विचारधारा के अंतर्गत चलती है, जैसे धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद एवं लोकतंत्र के प्रति वचनबद्धता। देखिए सभी पार्टी का जो है बहुत ही सुविचार होते हैं कि धर्मनिरपेक्ष देश को बनाएंगे। अब धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि अपना कोई भी धर्म देश का नहीं होगा, लेकिन आज देखिए दंगे फसाद धर्म के नाम से ही हो रहे हैं। तो ये काफ़ी गलत है। कहते हैं जो विचारधारा होती है वो सही होती है, लेकिन विचारधारा को बदल देना ये सही नहीं है। वही कम्युनिस्ट पार्टी श्रमिक, किसान एवं अन्य कमज़ोर वर्गों के हितों की सुरक्षा के लिए प्रतिबंधित है। कहते हैं बहुत से ऐसे पार्टी हैं जो देश कल्याण की बातें रखती है, लेकिन बाद में जब उनका मतलब चेंज हो जाता है तो ये बहुत ही दुखदायक परिस्थिति पैदा करती है। दबाव समूहों का स्वार्थ आमतौर पर विशेष एवं निश्चित होते हैं, जबकि राजनीतिक दलों के लिए अपनी नीति कार्यक्रम होते हैं जिनकी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शाखाएं होती है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ आता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है भारत के दबाव समूह। देखिए अन्य लोकतांत्रिक देशों की तरह भारत में भी कई हित दबाव समूह हैं जो पारंपरिक सामाजिक ढांचे पर आधारित होती है। आर्य प्रतिनिधि सभा जो है सनातन धर्म सभा, फारसी अनुजमन और एंग्लो इंडियंस क्रिश्चियन एसोसिएशन जैसे कई समूह है। तो ये सारे समूह के जो मैंने नाम लिया काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें आर्य प्रतिनिधि सभा, सनातन धर्म सभा, फारसी अंजुमन और जो है एंग्लो इंडियन क्रिश्चियन एसोसिएशन जैसे कई समूह हैं। और कई जातिगत समूह हैं जैसे ब्राह्मण सभा, नायर समाज, भाषा समूह जैसे तमिल संघ जो है अंजुमन एवं तारीख-ए-उर्दू। आप अन्य प्रकार के ही समूह भी देख सकते हैं जिनमें भारतीय वर्जनी और उद्योग परिषद यानी फिक्री FICCI जैसे निकाय और श्रमिक एवं किसान से संबंधित अखिल भारतीय मजदूर संघ जो है कांग्रेस है, और भारतीय मजदूर संघ, किसान सभा आदि शामिल है। तो ये काफ़ी अच्छे दबाव समूह हैं जो देश के लिए कार्यरत हैं। उदाहरण के लिए ऐसे कई संस्थागत समूह हैं जैसे सिविल सेवा संगठन या गैर राजपत्रित अधिकारी यूनियन, और कभी कभी आपको अखिल असम छात्र संघ जैसे समूह भी देखने को मिलते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में कॉलेजों की स्थापना की मांग भी करते हैं। तो इनका विचार सदैव अच्छी होती है, अच्छा विचारधारा के साथ जो है पब्लिक के सामने रिप्रेजेंट होते हैं, लेकिन बाद में जब इनका मतलब निकल जाता है, जब ये फेमस हो जाते हैं तो अपना जो है ये राजनीतिक पार्टी बना लेते हैं और बाद में इसी को जो है जनता के ऊपर थोपते हैं। जो रूल रेगुलेशन से पहले वो मना कर रहे थे, जिसके रिगार्डिंग वो खड़ा हुए थे, बाद में उन्हीं चीज़ों को जो है अपनाने लग जाते हैं। तो ये बहुत ही गलत है।
कहते हैं आप जिस बुराई की वकालत पहले कर रहे थे और बाद में वही बुराई को अपना लिए हो, तो जनता इसमें क्या सोचेगी, क्या विचारधारा आपको देगी, ये तो जनता ही सोचेगी। उसके पश्चात हमारे समक्ष है सिविल सोसाइटी संगठन, यानी भारत में सामूहिक दबाव समूह का एक नया रूप है। ये सिविल सोसाइटी संगठन, भारत में बड़ी संख्या में सिविल सोसाइटी संगठन यानी CSO है, जिनका अर्थ है कि ऐसे संगठन जिन्हें देश के नागरिकों को स्थापित किया है ताकि वे विशेष हितों के लिए कार्य कर सके। इनमें से कई संगठन सरकार के समक्ष दबाव समूह के रूप में कार्य करते हैं ताकि ये अपने संबंधित क्षेत्रों में नीतियां लागू करने को बढ़ावा दे सके। ये संगठन आम व्यक्तियों द्वारा चलाए जाते हैं जो विशेष मुद्दे के प्रति सख्त समर्पण का अनुभव करते हैं। कई आम व्यक्ति जो है औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप से एक साथ मिलकर विभिन्न मुद्दे एवं समाज में फैली अराजकता के बारे में अपने विचार को साझा करते हैं। देखिए, सभी राजनीतिक नेता जितने भी बने हैं, सबका यही होता है कि समाज में जो अराजकता फैली होती है उन पे वो विचार साझा करते हैं, लेकिन बाद में अपने सत्ता को हथियाने के लिए, सत्ता पर बने रहने के लिए वो अराजकता ही फैलाने में विश्वास रखते हैं। और ये मैं नहीं कहता, ये सच्चाई है और ये बात आप भी जानते हो। उसके पश्चात आता है सिविल सोसाइटी राज्य एवं व्यक्तियों के बीच में एक कड़ी का काम करते हैं। देखिए, सिविल सोसाइटी राज्य एवं व्यक्तियों के बीच में एक कड़ी का काम करते हैं। सिविल सोसाइटी संगठन उन्हें कहा जाता है जो पर्यावरण सुरक्षा, महंगाई, भ्रष्टाचार की रोकथाम आदि जन सामान्य से जुड़े मुद्दे एवं पर महिलाओं एवं समूहों को संगठित और एवं संघों अथवा स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा उनकी सक्रिय भूमिका एवं संलग्न को दर्शाते हैं। अब देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ आई, पर्यावरण सुरक्षा, महंगाई, भ्रष्टाचार का रोकथाम। क्या आपको लगता है कि इसमें से कोई भी कार्य हुआ है? पर्यावरण सुरक्षा तो कहते हैं नाम मात्र का भी नहीं है, महंगाई पे तो कंट्रोल है ही नहीं, और भ्रष्टाचार की रोकथाम की बात करें तो कहते हैं कि भ्रष्टाचार के आए दिन लोग पकड़े जाते हैं, आए दिन जेलों में हवा खाते हैं और अगले दिन छूट के निकल जाते हैं। इवन कि कई क्षेत्रों में तो ये भी देखने को मिला है कि भ्रष्टाचार के रिगार्डिंग कहते हैं कि आप घंटी बजाइए, कॉल कीजिए, रिकॉर्डिंग कीजिए। तो ये सब क्या है? क्या इससे भ्रष्टाचार रुक गया है? क्या लोग भ्रष्टाचारी नहीं हैं? अरे भाई, आपने सामने का रास्ता बंद किया है, उनका पीछे का रास्ता बंद नहीं किया है। आप तो वो मुंह खोल के नहीं मांगेंगे, लेकिन वो सिर्फ इशारों में ही सब बात कर जाएंगे और देना पड़ेगा। आप अभी देख लीजिए, किसी भी क्षेत्र में जाकर जहाँ पर इस तरह के जो है औपचारिकता दी गई है, वहाँ पर लोग जो है ऑफिस में मोबाइल भी अलाउड होने नहीं देते हैं। कहीं भी अगर जाना है तो पहले यही पूछते हैं क्या आपके पास मोबाइल है? तो है तो आप बाहर रखिए, स्विच ऑफ कीजिए। क्योंकि सरकार ने जो है इन विभागों को अलर्ट कर दिया है कि आप रिश्वत लेना है तो चुप से लेना है, मोबाइल के सामने नहीं लेना है। तो जब आप चिल्ला के खुद ही बोल रहे हो, पूरे देश को बता रहे हो, तो क्या वो व्यक्ति नहीं सुनते होंगे जो पहले से ही भ्रष्ट हैं, जो रिश्वत ले रहे हैं? तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आप जो रिश्वत ले रहे हो उसको अलर्ट कर रहे हो कि रिश्वत जो है फ़ोन के भीतर नहीं लिया जाता है, कहीं कहीं से लिया जाता है। तो ये गलत बात है। आज देखिए, जो बात यहाँ पर की गई है, पर्यावरण सुरक्षा, महंगाई, भ्रष्टाचार, आज कुछ भी रोकथाम नहीं हुआ है। पर्यावरण की सुरक्षा के तो सवाल ही यहाँ पर नहीं उठ रहा है। अगर पर्यावरण सुरक्षा होती तो आज गंगा इतनी प्रदूषित नहीं होती, जीव जंतु इतने नष्ट नहीं होते। आपके समक्ष ही है कितने जीव जंतु जो है अब जो है ख़त्म हो गए हैं, विलुप्त हो गए हैं। तो इसका कारण क्या है? अगर पर्यावरण सुरक्षा अगर ये संगठन उठाते तो क्या ऐसा होता? आज देखिए, जितने भी क्षेत्र में है आज शहरीकरण किया जा रहा है, बड़े बड़े बिल्डिंग बनाई जा रही है पेड़ पौधों को काट के। क्या ये सिविल सोसाइटी राज्य जितने भी हैं, इनसे जुड़ा हुआ संगठन के व्यक्ति हैं, क्या इस पर आवाज़ नहीं उठाते? कहते हैं बहुत से जीव जंतु जो है रोडों पे घूम रहे होते हैं। तो ये क्या है? मैं तो यही बात नहीं समझ पाया हूँ आज तक। बड़े शहरों में चले जाइए, गाय जितने भी होते हैं वो सड़कों पर ही नज़र क्यों आती हैं? क्या उसको पालने वाला कोई नहीं होता? सिर्फ दूध निकालने का मतलब ही उनसे होता है। सरकार क्या ये बात देखती नहीं है? सोचिए, विचार कीजिए कि ऐसा आखिर क्यों? पर्यावरण सुरक्षा करना है तो आखिर इस जीव जंतु को जो खुले में छोड़ देते हैं, रोडों पर छोड़ देते हैं, जो कई तरह के एक्सीडेंट के कारण बनती हैं, आखिर क्यों छोड़ती हैं? क्या उनसे दूध नहीं निकाला जाता है? क्या ये नहीं हो सकता कि किसान उसको अपने कहीं आंगन में रख के उसको पाल ले, जैसे पहले के समय में होता था?
आज तो देखिए हर क्षेत्र में देखिएगा गाय बछड़े घूम रहे होते हैं। मुझे ये बात समझ ही नहीं आया कि गांव में देखा जाए तो इनको जो है पाला जाता है, एक जगह रखा जाता है, उनको उससे दूध निकाली जाती है, लेकिन शहरों में ऐसा नहीं है। सरकार को क्या इस पे नीति नहीं बनाना चाहिए? लेकिन सरकार क्यों नीति बनाएगी? सरकार को शायद इससे फ़ायदा होता है। सिर्फ यहाँ पर लिखते हैं कि पर्यावरण सुरक्षा, और महंगाई की तो बात ही ना कीजिए। महंगाई में तो कहते हैं दो दिन रात चौगुनी महंगाई बढ़ती चली जा रही है। जो चीज़ जिस समय जो थी उस समय से देखिए आज कंपेयर करके कितनी महंगाई हो गई है। और इवन की करप्शन की तो बात करना यहाँ पर नाइंसाफ़ी ही रहेगी। 21वीं सदी ने देश के विभिन्न भागों में हुए विरोध प्रदर्शन जैसे गतिविधियों से सिविल सोसाइटी संगठन के द्वारा लोगों की सक्रिय भागीदारी को प्रत्यक्ष रूप से देखा है। लोग लैंगिक भेदभाव, बाल मजदूरी, आश्रम विहीन बच्चों आदि के मुद्दे को उठाते हैं और इन पर व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से योगदान देते हैं। देखिए ये भी बात मैं गलत मानता हूँ। आज जो देखा जाए लैंगिक भेदभाव बहुत अधिक हो रहे हैं और इसका जो है मॉडलाइज है। आज सभी जगह लिखा हो रहता है, कहीं भी आप अल्ट्रासाउंड या कुछ भी कराने जाओ तो वहाँ पर जो है लिखा होता है लिंग का जो है जांच करना कानूनी अपराध है। लेकिन निचले तौर से जो है सब कुछ हो रहा है। आपको पता स्वयं ही है कि हर क्षेत्र में ये सब चलती रहती, सिर्फ वहाँ पर लिखा होता है। आप वहाँ पर देख लीजिए, कहीं भी कोई दुकान पर लिखा होगा कि 18 साल से व्यक्तियों से कम जो है धूम्रपान करने के लिए वो नहीं है, लेकिन देखिए कि 10-10 साल के बच्चे धूम्रपान कर रहे हैं। और बाल मजदूरी की तो बात ही ना कीजिए। बाल मजदूरी तो आप देखिएगा हर जगह चले जाइए, कहते हैं पुलिस चौकी के पास में जो होता है बाल मजदूरी हो रहा होता है। चाय लेने के जो जाते हैं पुलिस चौकी में वो बच्चे होते हैं छोटे छोटे। तो ये सब क्या है? आप लिखते हो ये सब चीज़ें कि बाल मजदूरी नहीं होना चाहिए, लैंगिक भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो आखिर ये सब देखने को क्यों मिलता है? कहते हैं ना कि सब कुछ जो है बड़े बड़े अफसरों के नीचे ही होता है, लेकिन कुछ भी कोई नहीं करता, सिर्फ यहाँ पर बातें लिखी जाती है। और इस तरह संगठन जो है जनमत तैयार करने में सक्षम होते हैं, क्योंकि ये मुद्दे समाज के बहुत लोगों से जुड़े होते हैं। लेकिन इस तरह के कुछ सिविल सोसाइटी संगठन में शामिल भी है। मजदूर किसान शक्ति संगठन में सम्मिलित है, MSS जो राजस्थान में है, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी, या जो है नेशनल अलायंस ऑफ बिल्डिंग मूवमेंट, नेशनल अलायंस ऑफ वुमेन ऑर्गेनाइजेशन। उसके पश्चात आता है यहाँ पर मेडिको फ्रेंड्स सर्कस, अन्य कई है। इस तरह के संगठन सरकार पर दबाव डालती है ताकि कई महत्वपूर्ण मुद्दे जैसे भ्रष्टाचार, मानवाधिकार, विभिन्न लोग या जीविका, पर्यावरण सुरक्षा, नारी सशक्तिकरण, शैक्षिक एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे आदि के संबंधित नीतियों में बदलाव किया जा सके। तो कहते हैं बहुत से अच्छे अच्छे संगठन हैं जिनका शुभ विचार अच्छा होता है, लेकिन अगर ये कार्य करें तो देश की भलाई सदैव होता ही रहेगा। सिविल सोसाइटी संगठन अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और ये लोगों के लिए एक चैनल प्रदान भी करते हैं ताकि वे अपने समस्याओं को व्यक्त कर सकें। और ये संगठन रचनात्मक रूप से परिवर्तन के लिए कार्य करते हैं। देश के प्रति कई जगह वादों का जब सरकार पूरी नहीं करती है तो ये संगठन उस और ध्यान आकर्षित करती है। देखिए ये बात भी कई हद तक गलत है। मैंने देखा था एक बार हुआ है घटना कि एक गाय को जो है चोट लगी हुई थी। मैंने सभी से ऑर्गेनाइजेशन से बात किया, लेकिन किसी ऑर्गेनाइजेशन ने इस पर सुध भी नहीं ली। तो यही बात तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो बात सही है वो क्यों गलत बनी हुई है। आए दिन मैं देखता हूँ इस तरह की घटना सदैव होती रहती है, लेकिन कोई जो है सुध लेने वाला नहीं है। तो ये संगठन का कार्य क्या है आप स्वयं समझिए। ये आदर्शवादी एवं समर्पित युवा लोगों को आकर्षित करते हैं और उनके लिए अच्छी नागरिकता को सिखाने सीखने का स्थान भी बनाते हैं। अच्छे नागरिक सतर्क एवं जागरूक होते हैं। देखिए जब तक सही बात यहाँ पर आया है, जो इसका मैं भी समर्थन करता हूँ कि अच्छे नागरिक वो होते हैं जो सतर्क एवं जागरूक होते हैं, वो दूसरे की बातों पर नहीं आते हैं। सिविल सोसाइटी संगठन इसी प्रकार के सतर्क नागरिक के द्वारा गठित होते हैं और इसमें से कई बड़े समाजी हितों के लिए संघर्ष भी करते हैं और अपने निजी सुख समय एवं ऊर्जा की त्याग भी करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि इसमें से अच्छे लोग नहीं होते हैं, लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं उनको कार्य करने नहीं दिया जाता है और वो थाक के जो हार के उस संस्थाओं को ही त्याग देते हैं क्योंकि उनकी बातें कोई नहीं समझता। हाल ही में हुए सिविल सोसाइटी संगठन के कुछ प्रमुख नेता थे जो अरुणा राय मजदूर किसान शक्ति संगठन था, इला भट्ट से नियोजित महिला संगठन, मेघा पाटकर नर्मदा बचाओ आंदोलन और अन्ना हजारे इंडियन मेंस करप्शन। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अन्ना हजारे जी ने बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट काम किया था करप्शन के ऊपर, लेकिन देखा जाए तो आज बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके संस्था के साथ जुड़े हुए थे, आज वही लोग जो है करप्शन में डूबे हुए हैं। तो वही मैंने बात कहा ना कि जो जिसका वकालत कर रहा होता है वही बाद में जो है उसी में लिप्त हो जाता है। तो ये गलत है।
कहते हैं जिस उद्देश्य को लेकर आपने जीवन का स्टार्ट किया है, कम से कम उस उद्देश्य को लेकर तो चलो। और ये सब संगठन बड़ी संख्या में उनके लोगों को शामिल करते हैं जो राज्य की नीतियों में बदलाव लाने के लिए संघर्ष करते हैं, और यही लोग बाद में जो है अपनी पार्टी बना के जो है राज करते हैं। कई संगठन एवं समूह जो है हिंसात्मक तरीकों को अपनाने में विश्वास रखते हैं। देखिए, अहिंसात्मक ये तरीके अपनाते हैं, लेकिन बाद में जब उनकी मर्जी नहीं चलती, जब राजनीतिक नेता बन जाते हैं, तो यही लोग जो अहिंसात्मक विचारधारा को लेकर चलते हैं, हिंसा के रूप धारण कर लेते हैं। और आज के क्षेत्र में आप सोचिएगा कि इतने सारे दंगे फसाद होते हैं, तो क्या ये आम व्यक्ति करते होंगे? मेरा विश्वास ये नहीं है। आम व्यक्तियों के पास तो समय ही नहीं है, अपने बाल बच्चों को देखने से, काम करने से समय ही नहीं है। ये वो लोग होते हैं जो बड़े बड़े राजनीतिक नेता के साथ जुड़े होते हैं। आप किसी भी दंगे फसाद में चले जाइए, किसी व्यक्ति से पूछिए आपको किसने भेजा है, तो भाई मुझे तो यहाँ पर पैसा मिला है आने के लिए। तो इसका क्या अर्थ हुआ? कोई बड़ी शक्ति है जो राजनीतिक में है, वो इनको दंगा फसाद कराने के लिए पैसे दे रही है। और देखिएगा, दंगे फसाद में कोई भी जो होगा आम व्यक्ति नहीं रहता है। वो बच्चे होंगे या नौजवान होंगे जो बेरोजगार होते हैं। तो समझिए सरकार बेरोजगार क्यों बंदों को रख रही है? अपनी मकसद पूरा करने के लिए, अराजकता फैलाने के लिए। अगर इनके पास काम होता तो क्या सुबह सुबह वो जाते दंगा फसाद करने के लिए या आग लगाने जाते? वो तो सुबह उठते फटाक से अपने ड्यूटी चले जाते, कहते भाई मुझे ड्यूटी में बहुत सारे काम है, मुझे ड्यूटी करना जाना है। तो सरकार तो इसलिए जो है एम्प्लॉयड रखना चाहती है कि बच्चे, आपने कहावत सुना ही होगा, खाली मन शैतान का घर। जिसके बच्चों का खाली मन रहेगा तो शैतान का घर तो बनेगा ही बनेगा। अगर इनको जॉब होगी, काम होगी, तो क्यों दंगा फसाद होगा? दंगा फसाद, एक बात हमेशा याद रखिए, दंगा फसाद कोई आम व्यक्ति नहीं करता है। दंगा फसाद बड़े बड़े नेता से साथ किया जाता है। आपने कई दंगा फसाद देखा होगा, और इसके बाद में जो लिंक मिलती है वो बड़े बड़े नेता तक ही जाकर सिमटती है। तो दंगा फसाद में जो करवा रहे हैं और देश को जो बर्बाद कर रहे हैं वो सही नहीं है। आने वाला भविष्य में जो है ऐसे व्यक्तियों को जो है हमारी जनता नहीं कभी छोड़ेगी। उसके पश्चात हमारे समक्ष है दबाव की रणनीति। देखिए, दबाव समूह सरकार को प्रभावित करने के प्रति जुटे रहते हैं और उनके लिए विभिन्न दांव पेच अपनाते ही रहते हैं। उनका हर तरह के दाव पेच इसमें चलता है, और ये बुनियादी रूप से संवैधानिक एवं शांतिपूर्ण होते हैं। देखिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि बुनियादी रूप से संवैधानिक एवं शांतिपूर्ण होते हैं, लेकिन अबुनियादी रूप से ये शांत नहीं होते हैं और ना शांति का ये फॉलो करते हैं। भारत में सत्याग्रह दबाव का एक आम दांव पेच है जिसे अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। सत्याग्रह का अर्थ है कि हिंसात्मक विरोध प्रदर्शन। सत्याग्रह का तो मतलब ही यही कि गांधी जी ने इसी बात को फॉलो किया था। सत्याग्रह का अर्थ ही होता है अहिंसात्मक, जिसमें किसी प्रकार का हिंसा न हो। लेकिन न जाने आज जो है सत्याग्रह तो सभी कर रहे हैं, लेकिन हिंसात्मक रूप से कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि गांधी जी ने भी सबसे पहले सत्याग्रह का शुरुआत किया, और वे इसके लिए पूरे विश्व में जाने जाते हैं क्योंकि गांधी जी थे। उनको पता था कि सत्य क्या है, अहिंसात्मक विचारधारा क्या है, लेकिन आज के लोग नहीं जान पाए इन शब्दों को। यद्यपि उन्होंने विदेशी शासन के संदर्भ में इन तरीकों का प्रयोग किया, फिर भी ये तरीके आज भी उतने ही प्रासंगिक है और इन तरीकों का सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया है। उदाहरण के लिए सर्वनियोजित महिला संगठन सेवा SCWA ने सरकार को प्रभावित किया ताकि महिला श्रमिकों को अधिकारों की नीतियों को बेहतर बनाया जाए। मजदूर किसान शक्ति संगठन ने जन आंदोलन शुरू किया, जिससे सरकार को सूचना का अधिकार जैसे कानून लाना पड़ा। तो कहते हैं कुछ चीज़ें जो होती है काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। मणिपुर जैसे उत्तर पूर्वी राज्य में से ऐसे ही कई समूह हैं जिनमें जस्ट पीस, अनुवा लूप्स, छात्र संगठन और मीरा पब्लिश महिला समूह शामिल है, जो सरकार पर लोगों को जो है न्यायोचित समस्या सुनने के लिए दबाव सदैव डालती रहती है। और एक साथ मिलकर ये समूह जो है रोम्स शर्मिला के साथ जुड़े हुए हैं, जो एक नागरिक अधिकार कार्यकर्ता है। उन्हें जो है मणिपुर के लो महिला के नाम से जाना जाता है, जो नवंबर 2000 से भूख हड़ताल पर हैं। और जो है इनकी मांग है कि सरकार को अमेंड प्रदेश स्पेशल पावर एक्ट यानी AFSP को समाप्त करना है। देखिए, कई ऐसी महिलाएं हैं जो देश के लिए जो है लोक महिला के नाम से जानी जा सकती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि मीरा पॉबिल्स के जो है महिला कार्यकर्ता मणिपुर में विरोध प्रदर्शन करती हुई नज़र आती है। मणिपुर की घटनाएं हाल में बहुत काफ़ी चल रही है, जो कि सही नहीं है।
उसके पश्चात आप यहाँ पर देख सकते हो कि केरला में महिला प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के मीरा पेबिस और इरोम शर्मिला के मांगों को समर्थन में पोस्ट कार्ड भेजती हुई, ताकि जो है मणिपुर में शांति स्थापित हो सके। आखिर मणिपुर में बार बार आग क्यों लगाई जाती है, क्यों जो है शांति को भंग की जाती है, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। कहते हैं वहाँ पर कुछ न कुछ तो ऐसा है जो लोगों में सही नहीं है। यहाँ पर अगला चित्र भी देख सकते हो आप, पोस्टर है जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें वन मणिपुर पोएट्स इज पीसफुली प्रोटेक्शन इज अ सेकिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर वर्ल्ड। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर पोस्टर लगाई गई है जो कि मणिपुर की है। कहते हैं मणिपुर में अक्सर जो है घटनाएं घटती रहती है और कहते हैं सरकार सिर्फ सुध लेती है और तरह तरह के कमेंट करती है, सिर्फ फालतू की बातें जो कि सही नहीं है। और ऐसा क्यों होता है? सरकार को सोचना चाहिए कि मणिपुर में ऐसा क्यों हो रहा है। अब देखिए इन राज्यों में जो है उत्तर पूर्वी राज्यों के अन्य भागों में हो रही हिंसा के लिए जिम्मेदार है और लोगों के जीवन के लोकतांत्रिक जो है सबका सम्मान करना चाहिए। पूरे देश के लोग उनके त्याग का सम्मान एवं समर्थन करते हैं। उन्होंने 11 वर्षों से भोजन नहीं किया है और वह केवल इसी जिंदा है क्योंकि उन्हें ज़बरदस्त नाक में नली डालकर खाना खिलाया जा रहा है। अब देखिए ऐसे ऐसे समाज करता होंगे तो देश की कल्याण तो होना ही है, लेकिन सरकार आखिर क्यों इनकी बातें नहीं मान रही है? कहते हैं इनकी अगर विचारधारा सही है तो मानना चाहिए, ठीक है। सरकार को इसमें एनालाइज करने की ज़रूरत है। अब देखिए 11 वर्ष से जो है महिला ने भोजन नहीं खाया है, कारण क्या है? क्या सरकार वहाँ सो रखी है? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। सरकार को इस पे सुध लेने की आवश्यकता है, जानने की जरूरत है। दबाव समूह प्रदर्शन धरने पर बैठे, हड़ताल पर जाने, जनसभाओं का आयोजन करने, निर्णायक समितियों को ज्ञापन देने, मीडिया का प्रयोग करके अपनी मांगों पर बढ़ावा देने अथवा जन समिति बनाने के लिए भी तरह तरह के दाव पेच का प्रयोग किया जा रहा है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। कहते हैं दबाव समूह काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन दबाव समूह में से जो है बहुत से लोग गलत भावनाओं के साथ जो है दबाव समूह में प्रवेश करते हैं, जो सही नहीं है। कहते हैं ये सारे चीज़ जो है जन कल्याण के लिए है, लेकिन लोगों का कहते हैं सबका विचारधारा अलग अलग होता है। किसी का विचार सत्य के आधारित होता है तो किसी की बुराई पे आधारित होती है। जिनकी बुराई पे आधारित होती है वो आगे निकल जाते हैं और देश को खोखला करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते हैं, जो कि सही नहीं है। तो इसके साथ हमारा चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। हमने हर एक पॉइंट पे अपना विचार भी रखा और किताब की बातों पर भी ध्यान अग्रसर किया। अगर आपको अच्छा लगा, समझ लगा, ठीक है, अगर आप भी इस बात से सहमत हो तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। और शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा देना है। और पहली बार वीडियो देख रहे थे, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, अगर समझ आ रहा है, अच्छा लगता है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको पता है कि त्रिपाण स्टडी सेंटर 8th से लेकर MA तक के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, जो रेड बटन सब्सक्राइब का दिख रहा है उसको दबाइए और त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ जुड़ जाइए।